हम क्या कहते होते थे फॉर एग्जाम्पल सिंड्रोम के लिहाज से। अब उस टॉपिक को मैं आप लोगों के साथ दोबारा ही ऐसे ही डिस्कस करूंगा जैसा कि वो हम लोगों ने बिल्कुल शुरू से करना है। उसकी रीज़न ये है कि वो टॉपिक आपका रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि आपके जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें जो सब्सटेंस आते हैं वो फ़िल्टर होते हैं। फ़िल्टर होकर जनाब वो फिर आपकी कहाँ पे जाएँगे, आपके बोमेन स्पेस के अंदर जाते हैं। बोमेन स्पेस से वो सब्सटेंस कहाँ जाते हैं, आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर इन सिंड्रोम्स को हम थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं सबसे पहले बच्चों। तो जब हम इन सिंड्रोम को देखते हैं तो इनके अंदर जो सबसे पहला सिंड्रोम है इसका नाम है एक तरह का बच्चों फैंकोनी सिंड्रोम। ऐसा ही है ना? अब देखो फैंकोनी सिंड्रोम है क्या? सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए बच्चों कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस है। इस ग्लोमेरुलस के अंदर ये नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर आपका ग्लोमेरुलस आ गया। ग्लोमेरुलस की तरफ ब्लड की वेसल जो आपकी ब्लड लेके आती है उसका नाम क्या होता है? एफरंट आर्टरियोल होता है। ठीक है बच्चों? उसके बाद आपने ये कहना है कि यहाँ से ये फ्लूइड फ़िल्टर होता है और आपका यहाँ पे बोमेन स्पेस यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद ये कहाँ पे आता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स पे आ जाता है। अब हमको ये पता होना चाहिए आपका ये कौन से सब्सटेंस होते हैं जो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हमने कहना है कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज, जितने भी पॉजिटिव आयन्स वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसके अंदर पॉजिटिव आयन्स कौन-कौन से होते हैं? जैसा कि आप लोगों ने कहना है सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद कैल्शियम हो गया। ये सारे के सारे इस जगह आ जाते हैं नंबर 1। नंबर 2 हमने ये कहना है कि आपके जो खुराक के सब्सटेंस हैं जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूकोज़ हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, ठीक है बच्चों? उसके बाद आपने कुछ आपके वो नेगेटिव चार्ज जिनका साइज़ बहुत छोटा होता है, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोराइड हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये बाइकार्बोनेट हो गया, ये सारे के सारे सब्सटेंस जो होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं। इसके बाद आपके मेटाबोलाइट्स ये सारे सब्सटेंस जैसे इधर आते हैं, तो ये सब्सटेंस आपके राउंड अबाउट 60-70 टू 70% कितना? आपने कहना 67 टू आपका 70% जो सब्सटेंस होते हैं वो आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्ब होते हैं और ये कहाँ चले जाते हैं? आपके ब्लड के अंदर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? आपके ब्लड के अंदर चले जाते हैं। अब एक लम्हे के लिए कुछ यूँ समझिए बच्चों कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे के अंदर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स काम ही नहीं कर रही, तो क्या जो सोडियम होगा, जो पोटेशियम होगा, जो ग्लूकोज़ होगा, वो आपका एक तरह का ब्लड के अंदर जाएँगे? शाबाश ये बताइएगा बच्चों। क्या वो आपके एक तरह का ब्लड के अंदर जाएँगे? तो आपने कहना है कि फिर जो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम इनमें से ये सारी की सारी चीज़ें जो होंगी वो ब्लड के अंदर नहीं जाएँगी। जिसकी वजह से बच्चों पहले नंबर पे आपने कहना है कि ग्लूकोज़ जब ब्लड के अंदर नहीं गई, तो यही ग्लूकोज़ कहाँ गई? यूरिन के अंदर गई। जिसके अंदर आपने कहना है कि एक इसके अंदर हम जो चीज़ देखते हैं उसके अंदर देखते हैं ग्लूकोज़ यूरिया नंबर 1। नंबर 2 बच्चों अब देखें कि फास्फोट, कैल्शियम ये सारे का सारा फास्फोट भी आपका ब्लड के अंदर नहीं जाता तो ये कहाँ गया? यूरिन के अंदर गया। तो फास्फेट का लेवल जो होगा वो ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। जब फास्फेट का लेवल आपके ब्लड के अंदर कम हो जाएगा तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोफास्फेटीमिया। तो आपने कहना है इसके अंदर हम क्या देखेंगे? एक तरह का हाइपोफास्फेटीमिया देखेंगे। उसके बाद बच्चों आपने ये देखना है कि फास्फेट आपके वो मिनरल्स के अंदर आते हैं जो कि आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक हो गया? अब देखें जब फास्फेट नहीं रहा ब्लड के अंदर तो आपकी जो बोन्स होंगी वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। तो जो बच्चा होगा उसकी जो बोन्स होगी वो वीक होंगी, वो फ्रैक्चर हो सकती हैं, उसको एक तरह का रिकट्स हो सकता है आपने ये कहना है। तो आपने कहना है इसके अंदर क्या हो सकता है? एक तरह का रिकट्स हो सकता है। आपने कहना है कि बोन जो होगी वो एक तरह की फ्रैक्चर्स करवाएँगी। ठीक है बच्चों? नंबर 4 अब देखें बच्चों आपका जो बाइकार्बोनेट होता है ना, ये होता है अल्कली। आपका 67% जो होता है 70% जो बाइकार्बोनेट इधर से रीअब्सॉर्ब होता है। जब आपका बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, तो ये बाइकार्बोनेट कहाँ गया? यूरिन के अंदर गया। जब बाइकार्बोनेट यूरिन के अंदर गया तो अल्कली कहाँ गया? यूरिन के अंदर गया। तो आप ये कह सकते हो कि आपकी बॉडी के अंदर अल्कली कम हो गया। जब आपकी बॉडी के अंदर अल्कली कम हो गया तो इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या देखेंगे? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो आपने कहना है बच्चों कि इसके अंदर हम क्या देखते हैं? एक तरह का मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखते होते हैं। नंबर 5 आपने ये कहना है देखें सोडियम भी आपका इधर से रीअब्सॉर्ब होता था, अब सोडियम भी आपका रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा। जब आपका सोडियम भी रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा तो ये सोडियम कहाँ जा रहा है? ये आपका यूरिन के अंदर जा रहा है। तो वाटर ऑलवेज़ फॉलो सोडियम। जब वाटर ऑलवेज़ फॉलो सोडियम तो पानी जो होगा वो सोडियम को फॉलो करता है। सोडियम यूरिन के अंदर
जा रहा तो इस बंदे को बहुत ज्यादा यूरिन आएगा। जब इस बंदे को बहुत ज्यादा यूरिन आएगा तो बंदे के अंदर एक तरह की फ्लूइड की कमी नहीं हो जाएगी। तो आप क्या देखोगे कि फ्लूइड वॉल्यूम डिप्लीशन हो जाएगी, यानी कि वॉल्यूम जो होगा इस बंदे की बॉडी के अंदर कम हो जाएगा। नंबर 6, किसी भी इंसान को प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है? प्रोटीन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इधर से तो ना ग्लूकोज ब्लड के अंदर जा रही है, ना प्रोटीन जा रही है, ये बल्कि यूरिन के अंदर जा रही है, बल्कि ये जाया हो रही है। तो ऐसा बच्चा जिस बंदे के अंदर प्रोटीन भी नहीं जा रही, ग्लूकोज भी नहीं जा रही, तो हम क्या देखेंगे? ग्रोथ रिटार्डेशन देखेंगे। तो आपने कहना है कि प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होगी बच्चों। तो अभी जो सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस की हैं, अभी ये सारी की सारी बातें हम इधर आगे डिस्कस करते हैं। दूसरा, आपके जो जितने आयंस हैं वो आपके प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स के अंदर से रीअब्सॉर्ब होते थे, तो उनमें से एक आयन होता है पोटाशियम। तो जब पोटाशियम आपका रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो यही पोटाशियम आपका कहाँ जाएगा? यही पोटाशियम आपका यूरिन के अंदर जाएगा। जब पोटाशियम आपका यूरिन के अंदर जाएगा तो इसकी वजह से पोटाशियम का जो लेवल होगा वो ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। जब पोटाशियम का लेवल आपके ब्लड के अंदर कम हो जाएगा तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोक्लीमिया। क्या कहते हैं? एक तरह का हाइपोक्लीमिया। अब देखें बच्चों, इन सारी चीजों को हम एक दूसरे के साथ मिलाएंगे अभी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों? फेंकोनी सिंड्रोम। फेंकोनी सिंड्रोम इट इज अ जनरलाइज्ड रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट इन पीसीटी। हमने क्या पढ़ा? पीसीटी पे डिफेक्ट होता है। दूसरी बात, हाई एक्सक्रीशन ऑफ अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, बाइकार्बोनेट, फास्फेट एंड ऑल सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब बाय द पीसीटी। मतलब उन सब सब्सटेंस की आपके यूरिन के अंदर जाएंगे जो पीसीटी से रीअब्सॉर्ब होते थे। ये बात हो गई। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, हमने पढ़ लिया। हाइपोफास्फेटीमिया हमने पढ़ लिया। उसके बाद हाइपोकलीमिया हमने वो भी कर लिया। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद ग्रोथ रिटार्डेशन हमने देख ली। रिकट्स ओस्टियोपिनिया हमने देख लिया ड्यू टू। उसके बाद वॉल्यूम डिप्लीशन आल्सो कॉमन। वॉल्यूम डिप्लीशन, वाई वॉल्यूम डिप्लीशन? क्योंकि सोडियम आपका यूरिन के अंदर जा रहा है तो वाटर ऑलवेज फॉलो सोडियम। तो सारे का सारा जो यूरिन होगा उसके अंदर क्या होगा? वाटर ज्यादा से ज्यादा होगा, तो हमने कहना वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम वॉल्यूम डिप्लीटेड देखते हैं। ये वाली सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपने रट्टा लगानी है कि कौन कौन सी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहना है कि इसके अंदर विल्सन डिजीज हो सकती है, आपकी लेड की पॉइजनिंग हो सकती है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज हो सकती है, मल्टीपल माइलोमा हो सकती है, जो कि ये करवा सकती हैं। ये कॉजेज हैं। वॉल्यूम डिप्लीशन का मतलब ये है, डिप्लीशन का मतलब क्या होना? कम हो जाना। ठीक है। अगर इस बंदे के अंदर सोडियम बहुत ज्यादा जा रहा है तो जहां सोडियम जाता है वहां पे यूरिन फ्लूइड ज्यादा जाएगा। अब सोडियम इसके यूरिन में जा रहा है तो फ्लूइड भी इसके यूरिन में जाएगा। तो इस बंदे को यूरिन क्या आएगा? बार बार आएगा, पोली यूरिया आएगा। अगर किसी बंदे को बार बार यूरिन आ रहा है तो इसका मतलब उसकी बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम हो गया, जिस वजह से हम वॉल्यूम डिप्लीशन देखते होते हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चों। कोई ऐसा बच्चा जिसके एक तरह का फैंकोनी सिंड्रोम में से किसी एक सिंगल भी टाइप का क्वेश्चन है तो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। कोई ऐसा बच्चा? पानी लाना। हाँ जी। कोई ऐसा बच्चा जिसका कोई भी क्वेश्चन हो, बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है। शाबाश। वरना मैं प्रॉक्सिमल रेनल ट्यूबुलर, अच्छा प्रॉक्सिमल रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस क्या है? ये अभी हमने टेंशन नहीं लेनी, ये इसको लिखो। ये हम डिस्कस करेंगे रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के टॉपिक में, थोड़ा सा सवाल। ठीक है। इसके बाद हमने वही डिस्कस करना है। रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का जो टॉपिक है ना, वहां पे हम ये डिस्कस करेंगे। ये अभी हम उधर देखेंगे। क्लियर है बच्चों? अब देखें, अब आप लोगों का हम फर्दर जो चीज डिस्कस करने लगे हैं कि आगे क्या होता है। इसके लिए क्या कह रहे हो डॉक्टर हसन? टेस्ट बता दें इसके लिए। बच्चे इसके लिए टेस्ट का क्या होता है? इसके अंदर आपका ग्लूकोज, हर जो सब्सटेंस होते हैं वो आपके यूरिन के अंदर जा रहे होते हैं, उसी के अंदर सारा कुछ पता लग रहा होता है। इसके अंदर ये नहीं है कि हाँ जी जनाब प्रोक्सिमल पीसीटी सब कुछ, हर हर चीज जो होती है वो यूरिन के अंदर जा रही होती है। ये आप देख रहे होते हैं। अब देखें, अब यहाँ पे हमने देखा था बच्चों प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल हो गया। उसके बाद जो हिस्सा इसके अंदर हम पढ़ते थे नेफ्रॉन के अंदर, तो नेफ्रॉन के अंदर जो दूसरा हिस्सा यानी कि ये वाला जो हिस्सा आप नेफ्रॉन का पढ़ते हैं, तो ये हिस्सा कौन सा है? ये पीसीटी है। ये कौन सा? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स है। ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वो होता था जहां से सिर्फ और सिर्फ वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होती थी। ऐसे ही है ना, सिर्फ वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होती थी, जिस वजह से यहाँ पे जो आपकी क्या होती थी? ओस्मोलैरिटी सबसे ज्यादा होती थी। तो अगर कभी भी एग्जामिनर कोई बंदा पूछे कि सबसे ज्यादा जो ओस्मोलैरिटी होती है वो किस जगह पे होती है, तो आपने क्या आंसर देना होता है कि ये लूप ऑफ हेनले के अंदर यहाँ इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपकी वाटर की रीअब्सॉर्प्शन सबसे हाईएस्ट हो रही होती है। अब यहाँ पर जिन बच्चों का थोड़ा बहुत कंसेप्ट है उनको तो पता होगा कि अगर कोई सोल्यूशन जिसके अंदर फॉर एग्जांपल फ्लूइड कम है, सल्यूट ज्यादा है, वो हाइपर ओस्मोलर सोल्यूशन होता है। वो सोल्यूशन जिसके अंदर सल्यूट कम है और फ्लूइड ज्यादा है वो आपका हाइपो ओस्मोलर सोल्यूशन होता है। जब यहाँ से वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है, हो रहा होता है, हो रहा होता है, तो यहाँ पर जब ये आता है तो वाटर रह ही थोड़ा सा जाता है। जब ये थोड़ा सा रह जाता है तो इस जगह पे आपका सल्यूट बहुत ज्यादा रह जाता है। जब ये सल्यूट बहुत ज्यादा रह जाता है तो इसको हम कहते हैं हाइपर ओस्मोलर सोल्यूशन। अब बच्चों आते हैं हम आगे, और आगे देखते हैं कि ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या देखते हैं? एक तरह का असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते होते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट को याद रखिएगा, माइंड में रखिएगा, एक एक चीज हम क्लियर करेंगे
बच्चों। आप लोगों को पता होना चाहिए कि असेंडिंग लूप ऑफ फैनले वो था जहां से आपके इलेक्ट्रोलाइट रीअब्सॉर्ब होते थे। याद आया कि नहीं हुआ? मतलब है कि आपने कहना है असेंडिंग लूप ऑफ फैनले वो था जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट रीअब्सॉर्ब होते थे। एक मिनट बच्चों, में पानी पी लूंगा। थोड़ा पियो सर। अच्छा जी, तो इसमें से क्या क्या आपने कहना सोडियम, आपने कहना है पोटाशियम, आपने कहना है क्लोराइड, उसके बाद आपने कहना है कैल्शियम, मैग्नीशियम, H+, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एक तरह के रीअब्सॉर्ब हो रहे होते हैं। अब आप खुद सोचें, दो बातें आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है। ये मैंने आप लोगों की नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी के अंदर बात एक्सप्लेन कर दी थी कि बच्चों सबसे पहले जो आपके तीन आयंस होते हैं जो कि रीअब्सॉर्ब होते हैं, उन तीन आयंस का नाम क्या था? आपको मैंने ये बताया था कि उनका नाम था सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड। इन तीन का ये नाम था, ठीक हो गया। जब ये रीअब्सॉर्ब होते थे तो उसके बाद जो पोटाशियम होता था वो लीकी चैनल के जरिए दोबारा वापस आता था। वो वापस आके आपका जो बाकी के जो थे, जैसा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम को पैरासेलुलर जो था, यानी कि ये सेल्स के दरमियान की जो स्पेस थी, इधर से ट्रांसपोर्ट करा के ब्लड के अंदर लेके जाता होता था। याद है कि नहीं है? हैं? ये मैंने आप लोगों को बात की थी बच्चों। जिन बच्चों ने लेक्चर कोई मिस नहीं किया हुआ और उन्होंने अच्छे तरीके से लिया हुआ, उनको पता लग गया होगा कि पोटाशियम लीकी चैनल के जरिए दोबारा आपकी ट्यूब्यूल्स के अंदर आते हैं, उधर से कैल्शियम और मैग्नीशियम को रीअब्सॉर्ब करवाते हैं और वो ब्लड के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम में चला जाता है। ओके जी, ये सारा कुछ हो गया, डन है। आगे चलें। आगे अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखें बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे के अंदर आपको पता है कि असेंडिंग लूप ऑफ फैनले जो होता है वो आपका सोडियम को, पोटाशियम को, क्लोराइड को, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, सबको रीअब्सॉर्ब करवाता है। अब होगा क्या? अब होगा कुछ यूं कि जब ये चैनल्स यहाँ पे हम आते हैं असेंडिंग लूप ऑफ फैनले, जब ये सारे के सारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, उसके बाद H+, ये सारे रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे, तो ये सारे के सारे कहाँ जाएंगे? ये सारे के सारे यूरिन के अंदर जाएंगे। जब ये सारे के सारे यूरिन के अंदर जाएंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहे, ये सारे के सारे यूरिन के अंदर जाएंगे, तो आपके बॉडी के अंदर H+ यूरिन के अंदर जा रहा है। जिस जगह H+ ज्यादा होगा वो जगह एसिडिक होगी। अगर H+ यूरिन के अंदर जा रहा है तो यूरिन क्या हुआ? एसिडिक हुआ। तो आपकी बॉडी क्या हुई? बेस हुई। तो आप ये कह सकते हो कि आपका बार्टर सिंड्रोम वो सिंड्रोम होता है जिसमें आप मेटाबॉलिक अल्कलोसिस देखते हो। आपका फेंकोनी सिंड्रोम वो होता है जिसमें हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कंसेप्ट क्लियर है कि क्यों उसमें ये देखते हैं, इसमें ये देखते हैं। ओके, नंबर वन। दूसरी बात आपने कहना है कि इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि ये जो पोटाशियम है ये भी यूरिन के अंदर जा रहा है, तो आपकी बॉडी के अंदर पोटाशियम का लेवल कम होगा। उसके बाद आपने कहना कैल्शियम है, तो हाइपर यूरिया। हाइपर का मतलब कि हाइपर मीन ज्यादा, कैल्शियम यूरिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा जा रहा है। आपने ये कहना है हाइपर यूरिया, तो आपने कहना है हाइपर कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा यूरिन के अंदर जा रहा है। तो अब दूसरी बात बच्चों ये है कि कैल्शियम किधर से गुजरता है? अगर कैल्शियम नेफ्रॉन से गुजर के आपका कहाँ जाता है? किडनी के अंदर जाता है ना, ये किडनी का एक हिस्सा है ना। उसके बाद जनाब आपका यही जो कैल्शियम होता है वो रेनल पेल्विस के अंदर इकट्ठा होता है, यूरिटर के अंदर इकट्ठा होता है, यूरिटर से ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता है, ब्लैडर से ये जनाब आपका फिर यूरिथ्रा के जरिए हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो कोई भी ऐसा बंदा जिसके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा होगा, तो जब ये उधर से गुजर रहा होगा तो कैल्शियम एक सल्यूट है। और कैल्शियम एक ऐसा सल्यूट है जो कि किडनी स्टोन बनाने के अंदर सबसे ज्यादा रोल इसका होता है। तो इस बंदे के अंदर किडनी स्टोन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? शाबाश। तो आपने कहना है कि इस बंदे के अंदर क्या होंगे? किडनी स्टोन हो सकते हैं। ये आपने याद करना है बच्चों। किडनी स्टोन के जो चांसेस होते हैं वो आपके बहुत पीक के ऊपर होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का बॉर्टर सिंड्रोम कहते होते हो। अब देखिए बच्चों, अब आपने क्या कहना है कि यहाँ पर बार्टर सिंड्रोम रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट इन थिंक असेंबली लूप ऑफ फैनले सोडियम पोटेशियम क्लोराइड के अंदर डिफेक्ट हो गया। ओके जी। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, हाइपोकलीमिया, हाइपरकाल्सीयूरिया, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, प्रेजेंट सिमिलर टू क्रोनिक लूप डायूरेटिक्स। परेशान नहीं होना, लूप डायूरेटिक्स को हम डिस्कस करेंगे। ये मैं आप लोगों के साथ सारा कुछ डिस्कस करूंगा कि लूप डायूरेटिक्स क्या होता है। कोई ऐसा बच्चा जिसको एक तरह की समझ नहीं आई वो बंदा दोबारा पूछ सकता है। कोई ऐसा बंदा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश एनीवन, वरना आगे कंटिन्यू करें। सर ये आप प्लस जो पड़ेगी नहीं। डायग्राम जी पड़े। आपने जो डायग्राम बताया है ना, ये जरा जरा रेपिडली दोबारा बता ले, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी से। कौन सा? ये ऊपर जो ये इनका नाम, डायग्राम है फिर। इनका नाम बस। जी जी।
ओके ओके ओके। अब देखो बच्चों, अगर आप ये देखते हो कि फॉर एग्जांपल, मैं बताता हूँ, आप फॉर एग्जांपल आप ये देखते हो कि यार ये होता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको आप कहते हैं ग्लोमेरुलस, ये जो गुच्छा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको आप कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स, ठीक है। जब ये इससे नीचे से फ्लूइड आता है इसको हम कहते होते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जब इधर से फ्लूइड आपका ऊपर की तरफ जाता है इसको हम कहते होते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते होते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते होते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। समझ आई कि नहीं आई? इनका नाम है, मतलब कि आपने ये नाम दिया हुआ नेफ्रॉन का नाम होता है कि कहाँ पर डिस्टल है, कहाँ पे असेंडिंग है, कहाँ पे डिसेंडिंग है, कहाँ पे क्या क्या नाम है, ये पूरा आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम आते हैं आगे, और आगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि आगे की क्या कंडीशन है। अब देखो यार, आपने ये कहना है कि फॉर एग्जाम्पल कि एक तरह का, जब हम यहाँ तक ये आपका पार्ट क्लियर हो गया। अब जिस पार्ट के ऊपर आप फोकस करने लगे हो वो कौन सा पार्ट है? ये वाला। ये कौन सा एक तरह का ये वाला पार्ट है, और इस पार्ट का नाम क्या है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है बच्चों का, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर होता क्या है कि आपके ट्यूब्यूल्स के अंदर आपकी क्या होती है? सोडियम क्लोराइड की क्या होती है? एक तरह की रीअब्जॉर्प्शन होती है। क्या होती है? एक तरह की सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन होती है। आपने ये कहना है सोडियम और क्लोराइड दोनों की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, ठीक हो गया। अब जब आपकी सोडियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन होती है, एक बात आपने अपने जहन के अंदर ये रखनी है, ठीक हो गया। नंबर वन, आपने कहना है कि इस पार्ट के अंदर क्या होता है कि सोडियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन होगी अगर फॉर एग्जांपल ये ही एक ऐसा हिस्सा होता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की जरूरत है, अगर हमें चाहिए कैल्शियम, अगर हमें कैल्शियम चाहिए, अगर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की जरूरत है और हमें चाहिए, तो आपने कहना है कि पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो यहाँ से कैल्शियम को ब्लड के अंदर लेके जाता है। क्या करता है? एक तरह का कैल्शियम को ब्लड के अंदर लेके जाने में हेल्प करता है इस हिस्से के अंदर। अब आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि आपका जैसे ही ये सोडियम क्लोराइड जो होगा अर्ली, ये आपका एक तरह का डिफेक्ट कहाँ पे होता है? डीसीटी पे। अगर डीसीटी पे आपका सोडियम क्लोराइड सही तरह काम नहीं करेगा, सोडियम आपका ब्लड के अंदर नहीं गया, सोडियम आपका ब्लड के अंदर नहीं गया, तो सोडियम आपका कहाँ जाएगा? आपका यूरिन के अंदर जाएगा। क्लोराइड आपका कहाँ जाएगा? आपका यूरिन के अंदर जाएगा। तो उस वक्त ऑपोजिट साइड के ऊपर आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि कैल्शियम जो होगा वो आपके ब्लड के अंदर जाना शुरू कर देगा। कैल्शियम क्या होगा? वो एक तरह का आपके ब्लड के अंदर जाना शुरू कर देगा। आपने कहना है कि आपका डीसीटी वहां एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कैल्शियम आपके ब्लड के अंदर ज्यादा होता है, ठीक हो गया। सोडियम और क्लोराइड आपके ब्लड के अंदर का एक तरह का काम होता है। अब देखिए बच्चों, इस चीज को अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, तो आपने क्या कहना है? आपने ये कहना है कि ये वो जगह है डीसीटी जहां पर आपका हाइपर कैल्सीमिया देखते हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं बच्चे, मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं डीसीटी आपका वो पार्ट होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आपका वो पार्ट होता है जहां से सोडियम और क्लोराइड जो होता है वो आपका रीअब्सॉर्ब होता है। अगर आप इसको ना इसकी टेबल से मैं समझाता हूँ, ये टेबल बहुत मजेदार है, एक मिनट जी। हम्म, ये देखें, यहाँ पे ये आपने थोड़ा सा गौर करना है। ये सोडियम और क्लोराइड क्या है? ये एक तरह का रीअब्सॉर्ब हो रहा है, सोडियम और क्लोराइड के एक तरह का रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे नेगेटिव का मतलब क्या है कि रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा। नेगेटिव का मतलब क्या? उसको रोक देना। तो आपने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोराइड को एक तरह का रोक दिया जाए, रीअब्सॉर्ब होने को ना दिया जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? यहां से जो कैल्शियम होगा वो जनाब आपका ब्लड के अंदर चला जाएगा, और सोडियम इधर से इधर किडनी के ट्यूब्यूल्स के अंदर आना लग पड़ेगा। इसको आप किस तरह समझते हो? वो इस तरह कहते हैं कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपका ये सोडियम और क्लोराइड है, ठीक है। सोडियम और क्लोराइड ने ये किडनी का ट्यूब्यूल था, ठीक है, इसने कहाँ जाना था? इसने जाना था सेल के अंदर सबसे पहले, ठीक हो गया। सेल से फिर इसने कहाँ जाना था? इसने जाना था ब्लड के अंदर। कहाँ जाना था? आपके ब्लड के अंदर जाना था सोडियम और क्लोराइड ने। अब यहाँ होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोराइड आपके किडनी के ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्ब ना हो, तो यही सोडियम और क्लोराइड आपके कहाँ जाएंगे? पहले मुझे ये बताएं। यूरिन। आपके यूरिन के अंदर गए, आपके यूरिन के अंदर चले गए। तो जब आपके सोडियम और क्लोराइड आपके यूरिन के अंदर चले गए, तो सोडियम आपके सेल के अंदर कम नहीं रह गया? सोडियम आपके सेल के अंदर कम रह गया। अब सेल को सोडियम चाहिए, या सेल को सोडियम चाहिए। तो इस वक्त होता क्या है कि इधर से सेल के अंदर से जो कैल्शियम है वो ब्लड के अंदर आ जाता है, और जो सोडियम होता है वो जनाब आपके सेल के अंदर चला जाता है। आपने कहना है कि ऑपोजिट साइड के ऊपर क्या होता है कि कैल्शियम जो होता है वो सेल के अंदर चला जाता है, और सोडियम जो होता है वो ब्लड से सेल के अंदर आ जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल इस चैनल को आप रीअब्सॉर्ब ना होने दो, तो सोडियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कैल्शियम आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। आई समझ की नहीं है बच्चों?
कोई ऐसा बच्चा है जिसको इस पॉइंट की समझ नहीं है, मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखें आपने क्या कहना है कि देखें यहाँ पर आपकी है सोडियम और क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड के एक तरह के यहाँ से रीअब्सॉर्ब होते हैं, ठीक हो गया। यहाँ से रीअब्सॉर्ब, यहाँ पे क्या आपके सेल हैं। सेल के अंदर सोडियम और क्लोराइड नहीं जाना था, ठीक है। अगर सोडियम और क्लोराइड आपके सेल के अंदर जाएगा, ठीक है, तो इस डिजीज के अंदर क्या होता है, इस डिजीज के अंदर ये होता है कि सोडियम और क्लोराइड को अंदर जाने नहीं दिया जाता। जब सोडियम और क्लोराइड को आपके सेल के अंदर नहीं जाने दिया जाता, तो यही सोडियम और क्लोराइड कहाँ जाएंगे, आपने कहना ये यूरिन के अंदर चले जाएंगे। अब सोडियम और क्लोराइड तो यूरिन के अंदर चले गए, जिसके नतीजे में आपने क्या कहना कि सोडियम सेल के अंदर क्या हो गया, कम हो गया। जब सोडियम सेल के अंदर कम होगा तो सोडियम की कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए अब होता क्या है कि इधर से कैल्शियम जो होता है वो आपके ब्लड के अंदर चला जाता है, और ब्लड से जो सोडियम होता है वो सेल के अंदर आ जाता है, ठीक हो गया। तो आपने ये कहा कि अगर ये नहीं चलेगा, अगर ये नहीं चलेगा तो कैल्शियम आपके ब्लड के अंदर जाना शुरू हो जाएगा और ब्लड से सोडियम आपके सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। इसको आप इधर देखें, इधर देखें कहां पे जनाब, ये देखें यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने क्या कहना, सोडियम और क्लोराइड आपका नेगेटिव का मतलब है आपके अंदर नहीं जा रहे। जब ये अंदर नहीं जा रहे तो दूसरी तरफ आपने क्या देखा कि देखें कि सोडियम आपके इधर आना शुरू होगा और कैल्शियम अंदर जाना शुरू हो गया ब्लड के अंदर। आई समझ की नहीं आई? तो आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि इस तरह ये सारे का सारा सीन चल रहा होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा ऐसा है जिस बंदे के अंदर डिस्टल कन्विलेटिव ट्यूब्यूल इन्वॉल्व है, तो आप ये कह सकते हैं कि सोडियम और क्लोराइड का लेवल उस जगह पे कम होगा और कैल्शियम का लेवल आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो अब बच्चों आपकी यही कंडीशन है जो कि हम पढ़ते होते हैं, जिसको हम कहते हैं एक तरह का फॉर एग्जांपल आपने कहना गिटलमैन सिंड्रोम, रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट NaCl इन डीसीटी। इसके अंदर क्या होगा, आपने कहना है कि हर चीज जो होगी वो जनाब कम होगी, सिर्फ एक चीज ज्यादा होगी, वो क्या, ब्लड के अंदर, वो कैल्शियम है। सिंपल। कौन सी चीज ज्यादा होगी, कैल्शियम ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस है, हाइपोमैग्नीसीमिया है, हाइपोकलीमिया, हाइपोकाल्सियूरिया। हाइपोकाल्सियूरिया का मतलब क्या है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम कम जा रही है। तो अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम कम जा रही है तो ब्लड, तो सॉरी, यूरिन के अंदर कैल्शियम कम जा रही है। अगर यूरिन के अंदर कैल्शियम कम जा रही है तो ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा है। सिंपल सी बात है। आप क्या कहना है, एक तरह का ब्लड के अंदर कैल्शियम की एक तरह की ज्यादा है। ये सेम टू सेम ऐसे होती है जैसा कि थायाजाइड डायरेटिक्स काम करती हो। अब ये थायाजाइड डायरेटिक्स क्या है, इसको भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं कि इसका काम क्या होता है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ ये बंदा पूछ सकता है। आगे आ जाओ बच्चों, आगे हम आने लगे हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर। क्या, एक तरह का कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर। बच्चों ये है आपकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, क्या होती है, एक तरह का ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते होते हैं एक तरह का कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अच्छा, इसको हम कहते होते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक हो गया। आपने कहना है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो होता है इसके अंदर हमने देखना है कि क्या है, कि फॉर एग्जांपल बच्चों कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये भी एग्जाम के अंदर आता होता है। अब हम लोगों ने नेफ्रॉन की, जिस बच्चे ने फिजियोलॉजी पढ़ी है, जिस बच्चे को हमने लेक्चर समझाया है नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी का, उसको इस बात का पता होगा कि हमने ये बात की थी कि यहाँ पे सोडियम के रिसेप्टर्स होते हैं। सोडियम रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से जो सोडियम होता है वो ब्लड के अंदर जाता है, ठीक हो गया। और ब्लड के अंदर से जो पोटाशियम होता है और H+ जो होता है वो बाहर निकलता है। ये बच्चों आपको समझ आई कि नहीं आई? ये हमने पढ़ाया था। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा जी। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी इंसान के अंदर सोडियम रिसेप्टर की एक्टिवेशन ज्यादा हो, जिसके अंदर इतनी म्यूटेशन हो जाए कि उसका फंक्शन बढ़ जाए, तो जब सोडियम रिसेप्टर के अंदर म्यूटेशन देखी और उसका फंक्शन बढ़ गया, तो ब्लड के अंदर हम सोडियम का लेवल ज्यादा नहीं देखेंगे, शाबाश। ब्लड के अंदर हम सोडियम का लेवल क्या देखेंगे, ज्यादा देखेंगे। जब ब्लड के अंदर आप सोडियम का लेवल ज्यादा देखोगे तो जो आपका वाटर होगा वो सोडियम को फॉलो करेगा, जिसकी वजह से जो वाटर होगा वो भी ब्लड के अंदर जाएगा। अब आपने देखा कि ब्लड के अंदर सोडियम का जो लेवल है वो एक तरह का ज्यादा है, ब्लड वॉल्यूम का वो एक तरह का ज्यादा है। तो हाइपरटेंशन आप देखोगे कि नहीं देखोगे? देखेंगे बिल्कुल। दूसरी बात जो आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है वो ये है कि पोटाशियम और H+ का जो लेवल होगा वो आपके ब्लड के अंदर कम हो जाएगा, क्योंकि यही पोटाशियम और H+ जो होगा वो कहाँ गया, आपके यूरिन के अंदर गया। तो अगर कभी भी आप लोगों से कोई भी एक बंदा ये पूछे फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक ऐसा पेशेंट आता है जिस पेशेंट के अंदर सोडियम का लेवल ज्यादा है, हाइपरटेंशन है, पोटाशियम का लेवल कम है, H+ का लेवल अगर आपकी बॉडी के अंदर कम है, तो बच्चों मुझे बस इतना बता दो कि H+ बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर करता क्या था।
एसिडोसिस करता था। अब H+ अगर आपकी बॉडी के अंदर कम है तो क्या ये एसिडोसिस करेगा या अल्कालोसिस करेगा, बस मुझे ये बताएं। तो आपने कहना है कि ये क्या काम करेगा, अल्कालोसिस करेगा। तो अब आपने इस बात को कुछ यूं समझना है बच्चों कि अब H+ आपकी बॉडी के अंदर क्या कम है तो एसिड अल्कालोसिस करेगा। और अगर कभी भी अब आप लोगों से एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरह पूछे, फॉर एग्जांपल a 35-year-old male present to you with complaint of the hypertension, hypokalemia, is more the patient of हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म। आपने ये कहना है ये वो पेशेंट है जिसके अंदर एल्डोस्टिरोनिज्म है। अब ये क्या बात हुई भी, मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आपने कहना है कि ये वो पेशेंट है जिस पेशेंट के अंदर के एल्डोस्टिरोन बड़ा हो सकता है। अब आगे एग्जामिनर ये कह दे कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमने देखा कि एल्डोस्टिरोन का लेवल कम है, तो वहां पे तो कंफ्यूजन आपके लिए क्रिएट होगी। बच्चों ये काम कौन करता है, सोडियम को ब्लड के अंदर जो लेके जाना, ब्लड वॉल्यूम को ज्यादा करना, हाइपरटेंशन करना, पोटाशियम के लेवल को कम करना, ठीक है, पोटाशियम के लेवल कम करना, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस करवाना, ये कौन सा हार्मोन करवाता है, ये एल्डोस्टिरोन करवाता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी बंदे के अंदर जो काम एल्डोस्टिरोन करवाता है, अगर किसी भी बंदे के अंदर जो काम एल्डोस्टिरोन करवाता है वो पहले ही बहुत पीक के ऊपर हो रहा है या हो गया है, तो एल्डोस्टिरोन इनहिबिट नहीं होगा, मुझे ये बताएं। एल्डोस्टिरोन तो इनहिबिट होगा ना। तो आपने कहना है कि अगर एल्डोस्टिरोन इनहिबिट है, मतलब कि एग्जामिनर सेम क्वेश्चन ऐसा पूछे कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट आपके पास आता है जिसके अंदर सोडियम का लेवल ज्यादा है, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है, हाइपरटेंशन है, हाइपोकलीमिया, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस है, और साथ वो ये कह दे कि एल्डोस्टिरोन का लेवल आपका कम है, तो आपने कहना इसको हम कहते होते हैं लीडल सिंड्रोम। क्या कहते हैं, एक तरह का लीडल सिंड्रोम। और अगर एग्जामिनर ये कह दे कि हाँ जी जनाब आपका सिर्फ इतना पूछा जाए, एल्डोस्टिरोन का कोई फंक्शन ना बताया जाए, कोई उसने जिक्र नहीं किया, बस इतना पूछा है कि अ 35-year-old मेल प्रेजेंट टू यू विद कंप्लेन ऑफ द हाइपरटेंशन, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकलीमिया, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, हाइपोकलीमिया, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, व्हाट्स योर डायग्नोज। तो आपने कहना है कि ये हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म का पेशेंट है, ये कौन सिंड्रोम का पेशेंट है, क्योंकि इसके अंदर एल्डोस्टिरोन का कुछ मेंशन ही नहीं हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाबाश। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है। वो क्यों, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब अब इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ है, आपका प्रॉब्लम कहाँ है इसके अंदर। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो आपने कहना है कि वो है जनाब आपके सोडियम के साथ, सोडियम रिसेप्टर के साथ। तो इसके अंदर हम कौन सी मेडिसिन देते हैं, इसके अंदर हम वो मेडिसिन देते हैं बच्चों जो कि सोडियम रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, जो कि सोडियम रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। और ऐसी कौन सी मेडिसिन होती है जो कि सोडियम रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, शाबाश। उस मेडिसिन का नाम क्या है जो कि सोडियम के रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, अमाइलोराइड। आपने कहना एक तरह का ये करती होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों के इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, ये आपने ये कहना है। अब हम आते हैं आगे और आगे देखते हैं कि आगे का क्या सीन है। यहां तक कोई ऐसा सिंगल बच्चा जिसको किसी एक सिंगल पॉइंट की भी समझ नहीं है, बंदा क्वेश्चन पूछ सकता, शाबाश। अब आ जाओ जनाब। आगे आ जाओ जी। अब हम नेक्स्ट एक पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं बच्चों कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो पॉइंट है ये इस यहाँ पर आकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा फोकस आप लोगों ने रहना है। इसके साथ ही इंशाल्लाह अभी हम लोगों ने क्या करना है, इसके आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस अल्कालोसिस वाला। ओ हो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह आप लोग वो करोगे, मैं कहता हूँ पता लग जाएगा कि सारा सीन सही हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट यार, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ, हाँ यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये टॉपिक मिलने के बाद आपको और करने के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। सर जी मैं दो बार लाऊंगा। मैं आ गया, वो पूरा सिस्टम याद करा सर कंटिन्यू नहीं है यार तुम्हारा, और एक मिनट, मैं अपना कर रहा हूँ, ये मेरे वाला भी शो नहीं हो रहा सही तरह। सर ये यूनिवर्सिटी तो लिस्ट में जिनके पास वो ये एफएमजीज वाला है, वो लिस्ट में हाँ कब जी अपडेट होगी होनी? भाई, लिस्ट में अपडेट करनी ही क्यों है, लिस्ट में अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं वैसे ही आप लोग हीरो हो। मतलब जो भी आएगा वो एग्जाम देगा, एग्जाम दे के हाउस जॉब करेगा। नहीं, अभी तो जो है वो यूरोप की और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज है। तो मैंने कहा कोई पागल है अमेरिका से पढ़ के इधर आ गए आएगा पाकिस्तान में।
तो वही बात है ना, परेशान नहीं होना। अमेरिका वाला इधर नहीं आता और ना यूरोप वाला कोई आता है यहाँ, ठीक है। बल्कि अगर अमेरिका वाला कोई सीन हो तो मुझे बता देना, मैं भी चला जाऊंगा उधर। ठीक है, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई हिसाब लगाएंगे। और ये जो अभी पीएमडीसी का जो हेड है ना, वो आपको हम्म। पता है वो साइकेट्रिक है। अच्छा। वो मेरे पापा के हाँ। पास है। ये मेरा एक दोस्त है, मेरा स्टूडेंट, ये इधर पास बैठा हुआ है, वो कहता है ये वो तो मेरा अब्बा है क्या। हाँ, तुम क्या कह रहे थे। क्या नाम है इसका, रिजवान साहब है स्वाभाविक हमारे। है। अच्छा, स्वाभाविक है, सही सही स्वाभाविक। सही सही। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। पठान। वो सही सही, ये साथ बैठा बंदा जो है ना, ये जानबूझ के ना बार बार कह रहा था, तो मैंने कहा कि शायद कोई तल्लक वगैरह। अच्छा, स्वाबी में रहते थे। अपनी स्ट्रगल को किसी को बताया होगा। हाँ हाँ, चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह परेशान नहीं होना, ठीक है, वो हो और जाएगा, मैं सारी गया था टेंशन। ना हाँ सर, हाँ। मैं गया था। मैंने वो इकबाल भाई, जो आप कह रहे हैं ना 2000 की, तो आपके यहाँ एफएससी है, वो 2000 में मैं आया था, आपका एडमिशन उसके बाद हुआ है, मतलब थे 2001 में आप पैदा हुए हैं ना, तो वो मैं उस वो और एफएससी थी जो आप परेशान हो रहे हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, अभी हम इधर आते हैं। अच्छा जी, अब बाजू जनाब इधर के आगे क्या होता है। अच्छा जी, अब मैं एक तरह का सिंड्रोम ऑफ एप्रोप्रिएट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस क्या है, ठीक है। तो आपने क्या कहना होता है, सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट सॉरी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस क्या होता है। इसके अंदर बच्चों, आपने जो बात अपने जहन के अंदर रखनी है वो ये है कि फॉर एग्जांपल कि जो कोर्टिसोल होता है ना, कोर्टिसोल हार्मोन, ठीक है बच्चों, वो आपका पता काम क्या करता होता है। कोर्टिसोल हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर आपके जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनको स्टिमुलेट करता है। क्या करता है, एक तरह का मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करता होता है, ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम होती है वो किसकी होती है, कि फॉर एग्जांपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जो रिसेप्टर्स होंगे उसकी जो एक्टिविटी बढ़ जाएगी, नंबर वन। अब एक बंदा ऐसा है जिसके अंदर कोर्टिसोल जो रिलीज होता है वो कहाँ से होता है, हमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना बच्चों। किडनी के अंदर ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या कहते हैं, एक तरह का एड्रीनल ग्लैंड। इस एड्रीनल ग्लैंड की एक आउटर एक लेयर होती है जिसको हम कहते होते हैं एड्रीनल कोर्टेक्स। एड्रीनल कोर्टेक्स के अंदर आपकी तीन लेयर्स होती हैं। एक को आप कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, एक को आप कहते होते हो जोना फेसिकुलेटा, और एक जो होती है उसको हम कहते हैं जोना रेटिकुलारिस। मतलब ये लेयर्स के नाम है। अगर नहीं भी याद होते तो टेंशन नहीं लेनी है, जब हम एंडो पढ़ोगे तो हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक हो गया। अब ये ना कहो कि सर जी ये आप स्पीड से नाम पर बता रहे हो, क्योंकि ये जिन बच्चे ने नहीं पढ़ा हुआ उसके लिए ये मतलब ऊपर से गुजरने वाली बात होगी इधर से। तो आपने कहना है कि किडनी के ऊपर क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड होता है। एड्रीनल ग्लैंड की एक लेयर होती है जिसको हम कोर्टेक्स कहते हैं। कोर्टेक्स के अंदर फर्दर तीन लेयर्स होती हैं जिसके अंदर हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलारिस। जो जोना फेसिकुलेटा होता है, यहां से आपका कोर्टिसोल हार्मोन पैदा होता है। और अगर किसी भी बंदे के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन बहुत ज्यादा पैदा हो रहा हो ना, वो कोर्टिसोल हार्मोन आपके जोना ग्लोमेरुलोसा के अंदर जाकर आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स होते हैं वहां पे, उनको बहुत ज्यादा स्टिमुलेट कर देता है। क्या होता है, एक तरह का आपने कहना है जोना ग्लोमेरुलोसा के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स होते हैं, उनको बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करता है। जब मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं तो इसके नतीजे में आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि बंदे के अंदर सेम टू सेम वही आपका होता है मैकेनिज्म जो हमने देखा था एल्डोस्टेरोन वाला, जो देखा था एक तरह का एल्डोस्टेरोन वाला। मतलब क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर हम क्या देखेंगे, हाइपरटेंशन देखेंगे। क्या देखेंगे, एक तरह का हाइपरटेंशन देखेंगे। इस पेशेंट के अंदर हम क्या देखेंगे, पोटाशियम का लेवल कम देखेंगे, हाइपोकलीमिया देखेंगे। इस पेशेंट के अंदर हम क्या देखेंगे, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस देखेंगे। मेटाबॉलिक अल्कालोसिस देखेंगे, सेम टू सेम वही चीज। तो बात अभी मैंने क्या की, मैंने ये कहा बच्चों कि सबसे पहले हमको इस बात का पता होना चाहिए कि आपका एक हार्मोन जिसका नाम होता है एक तरह का
कोर्टिसोल। कोर्टिसोल हार्मोन क्या काम करता है कि मिनरेलोकोर्टिकॉइड के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को ज्यादा कर देता है। मिनरेलोकोर्टिकॉइड की जब एक्टिविटी बढ़ती है तो वो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है उसको एक तरह का ज्यादा कर देते हैं। जब मिनरेलोकोर्टिकॉइड आपके ब्लड प्रेशर को ज्यादा करते हैं तो पोटाशियम को आपकी बॉडी के अंदर कम कर देते हैं, H+ के लेवल को आपकी बॉडी के अंदर कम कर देते हैं। मतलब ये सेम टू सेम ऐसा ही मैकेनिज्म अदा करते हैं जैसा कि एल्डोस्टेरोन हो। और हकीकत के अंदर एल्डोस्टेरोन फिर क्या होगा, कम होगा। ठीक हो गया, एल्डोस्टेरोन क्या होगा, एक तरह का कम होगा। और आपने क्या कहना, सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट मिनरलोकोर्टिकोइड एक्सेस, मतलब वो क्या है, ये ऐसा सिंड्रोम है कि अपेरेंटली दिखने में बंदे को ऐसा लगता है कि यार इसके अंदर तो मिनरलोकोर्टिकोइड बहुत ज्यादा एक्सेस के अंदर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मिनरलोकोइड के रिसेप्टर एक्सेस के अंदर होते हैं, इसमें जनाब जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो एक्सेस के अंदर नहीं होते। बात की समझ आई बच्चों की नहीं आई? तो आपको अभी तक मैंने क्या बात की, मैंने ये कहा कि सबसे पहले कोर्टिसोल हार्मोन होता है। कोर्टिसोल हार्मोन क्या काम करता है, मिनरलोकोर्टिकोइड के रिसेप्टर्स को जो होता है वो स्टिमुलेट करता है। जब मिनरलोकोर्टिकोइड के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, आपने कहना है कि आपका जो ब्लड प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा, उसके बाद जो पोटाशियम होगा वो कम हो जाएगा और मेटाबॉलिक अल्कालोसिस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक हो गया। और जब हम इस बंदे के अंदर देखते हैं तो क्या होता है, आपने कहना है कि इस बंदे के अंदर जब हम देखेंगे तो इस बंदे के अंदर जनाब एल्डोस्टेरोन का जो लेवल होगा वो कम होगा। और इसके अंदर जो हम चीज देते होते हैं वो क्या है, आपने कहना है कि पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स देते हैं ट्रीटमेंट के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। देखें बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, कोर्टिस्टोन एक्टिवेट मिनरलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर्स, कन्वर्ट कोर्टिसोल टू कोर्टिकोस्टेरोन। इसके अंदर क्या सर, स्पाइरोनोलैक्टोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है बच्चे, स्पाइरोनोलैक्टोन जो होते हैं, आपने ये कहना होता है कि इसका जो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर आकर, ठीक है, आपने ये कहना है कि आपके स्पायर आपका जैसे ही फॉर एग्जांपल एल्डोस्टेरोन जो होता है उसके ऑपोजिट काम करता है। क्या काम करता है, एक तरह का ऑपोजिट काम करता है। एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देता है। जब आपके एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो आपके ये रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, मिनरलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक करता होता है। जब आपके मिनरलोकोर्टिकोइड या एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो इसके नतीजे में आपके ब्लड के अंदर सोडियम नहीं जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा और आपके ब्लड के अंदर से पोटाशियम और H+ जो होगा वो कम नहीं होगा। आई समझ की नहीं है? इसका मैकेनिज्म अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। मिनरलोकोर्टिकोइड और एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। मिनरलोकोर्टिकोइड्स आर बेसिकली एल्डोस्टेरोन, ये बेसिकली एल्डोस्टेरोन ही होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन इससे आगे एल्डोस्टेरोन बनता नहीं है, इससे कोर्टिसोन बनता है। मिनरलोकोर्टिकोइड से क्या बनता है, कोर्टिसोन बनता है। कोर्टिसोन भी एक सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह एड्रीनल हाइपरप्लेजिया के अंदर। कंजाइंटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया होता क्या है भी दे सकते हैं। उसके अंदर देने का फायदा नहीं है क्योंकि उसके अंदर तो सोडियम के रिसेप्टर का प्रॉब्लम है, उसके अंदर एल्डोस्टेरोन तो वैसे ही कम है। बात की समझ आई कि नहीं आई? अगर आप फॉर एग्जांपल उसके अंदर दोगे, बच्चे मेरी बात सुनो, अगर आप एक तरह का लीडल सिंड्रोम के अंदर ये देते हो, लीडल सिंड्रोम के अंदर तो प्रॉब्लम ही सोडियम के रिसेप्टर के साथ है, वहां पर तो एल्डोस्टेरोन वैसे ही कम है। अगर आप दोगे तो एल्डोस्टेरोन तो और कम हो जाएगा। आई समझ की नहीं है? वहां पर देने का कोई फायदा नहीं है। फायदा इधर है कि ये स्पाइरोनोलैक्टोन इज अ बेसिकली आपके जो मिनरलोकोर्टिकोइड के जो रिसेप्टर्स हैं उसके इंटेगोनिस्ट काम करती है। आई समझ? तो ये आपने कहना है। अब देखें बच्चों, फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम क्या देखते हैं, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, hypokemia, hypertension, low serum aldosterone level, cortisol tries to be the same as aldosterone। अब उसने क्या कहा है, कोर्टिसोल ऐसा ही काम करता है जैसा कि एल्डोस्टेरोन करे, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, एल्डोस्टेरोन आपका कम होगा, उसके अंदर भी कम, इसके अंदर भी कम। इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ है, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि कोर्टिसोल का लेवल ये प्रॉब्लम करवाता है। उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि अल्फा रिसेप्टर की म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से उसका फंक्शन गेन हो जाता है, वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड के अंदर जाता है। उसके बाद आपने कहना है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ठीक हो गया बच्चों? बाकी ये आपने कॉजेज देखने, ट्रीटमेंट क्या, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, ये आपने याद कर लिया। ठीक हो गया बच्चों? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आए वो बंदा पूछ सकता, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर आपको एक बहुत ही मजे का जो टॉपिक अभी हम डिस्कस करने लगे हैं बच्चों, वो है आप लोगों का एक तरह का एसिडोसिस और रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होता क्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा जी बच्चों, अब मैं रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का ये टॉपिक है और ये मैंने आप लोगों से पूछना है कि हाँ जी जनाब ये क्या क्या काम करता है। सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूं कि मुझे आप लोगों ने ये बात बतानी है कि फॉर एग्जाम्पल कि एक बंदा आपके पास आता है, ठीक है, वो कौन बताएगा, चलो पहले ही बताएं, कौन ऐसा बच्चा है जो कहेगा सर जी मैं बताता हूँ, आप जो मर्जी क्वेश्चन पूछ लें अभी तक के लिए। ऐसा कोई बच्चा? सोनिया और शाबाश। और बच्चे? ओ भाई बाकी बच्चे भी जो हैं वो पार्टिसिपेट किया करें यार, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि हाँ जी जनाब आधी फीस हमें दे दें।
कासिम, शाबाश कासिम। सोनिया और यासर शमून और ताहिर, ताहिर जट। जी सर जी। अच्छा ताहिर, ये मोहम्मद ताहिर एक है, उसका माइक ऑन हुआ है। ये मोहम्मद ताहिर अपना माइक बच्चे बंद कीजिएगा। मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद ताहिर। ओके ताहिर जट, चल एक बार पहले आप बताओ, बाकी मैं इनसे फिर पूछता हूँ, ठीक है? ताहिर जट। हाँ जी सर जी। अच्छा बच्चे, नेफ्रॉन सही आता है? सही पढ़ा हुआ है नेफ्रॉन को? जी सर। ओके, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ नेफ्रॉन के अंदर। बच्चों नेफ्रॉन के अंदर जब आप पढ़ते हो एक तरह का नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी, अगर आप नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी पढ़ो, तो मैं आप लोगों से, चलो इधर ही ये पिक्चर जो बनी हुई थी, हम इधर ही आते हैं। ये नेफ्रॉन की ये जो फिजियोलॉजी है, इसके अंदर ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। बच्चों मुझे तुमने ये बताना है कि यहाँ पर अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स और बीटा इंटरकलेटेड सेल्स पाए जाते थे, ऐसे ही है? अल्फा जी इंटरकलेटेड सर। सेल्स थे और बीटा इंटरकलेटेड सेल्स थे। बच्चे मुझे ये बताओ कि अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स आपकी बॉडी के अंदर कब एक्टिव होते थे? शाबाश, ये बता दो। सर एसिडिक कंडीशन। वेरी गुड, शाबाश। अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स आपकी बॉडी के अंदर तब एक्टिव होते थे जब आपकी कौन सी कंडीशन होती थी? एसडी कंडीशन एसिडिक। होती थी। ठीक है, अब देखें कि अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये एक लम्हे के लिए समझे कि ये H प्लस है, ठीक है? ये H प्लस, जब आपकी एसटी कंडीशन होती थी, अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स एक्टिव होते थे। ये काम क्या करते थे उस वक्त? ये क्या सर काम करते थे? हाइड्रोजन को एक्सक्रीट करते हैं। शाबाश, हाइड्रोजन को ये एक्सक्रीट करके यूरिन के अंदर फेंकते हैं। और दूसरा क्या ये काम करते थे? सर दूसरा, सर सोडियम ब्लड में आता है। बाइकार्बोनेट को ब्लड के अंदर लेके आते थे बच्चे। किसको ब्लड के अंदर लेके आते थे? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को ब्लड के बाइकार्बोनेट। अंदर लेके आते थे। अब जिस बंदे ने नेफ्रॉन जी की सर। फिजियोलॉजी भूल गई है, उन्हें कहना माटर पता नहीं की पढ़ा रहे हैं, ठीक हो गया? हालांकि ये मैंने एक एक चीज आप लोगों को फुल डिटेल में बताई हुई है। अभी मैं दोबारा उस बुक के अंदर, वो पेज के अंदर ले जाता हूँ जहां पे ये मैंने आपको चीज पढ़ाई थी। एक मिनट बच्चों, बच्चों ये चीज पढ़ी हुई है, ये देखें। ये मैंने पिक्चर भी दिखाई थी आप लोगों को, अगर आपको याद हो। यहाँ पे लिखो, मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर क्या होता है? अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं? अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स आपकी बॉडी के अंदर तब एक्टिव होते हैं जब एसिडिटी हो, जब एसिडिक नेचर हो, ठीक हो गया? अब ये क्या काम कर रहे हैं? H प्लस को आपके यूरिन के अंदर फेंक रहे हैं, ठीक है बच्चों? नंबर वन। नंबर टू, ये क्या काम कर रहे हैं? आपने कहना है कि पोटाशियम को ब्लड के अंदर लेके आ रहे हैं, ऐसे ही है? पोटाशियम को ब्लड के अंदर लेके आ रहे हैं। और दूसरा, H प्लस सोडियम को क्या करते हैं एक तरह का? H प्लस को क्या करते हैं? आपने कहना है कि ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर फेंकते हैं। और पोटाशियम को आपके सेल के अंदर लेके आते हैं। कहाँ लेके आते हैं? सेल के अंदर लेके आते हैं। दूसरी तरफ आपका बाइकार्बोनेट को ब्लड के अंदर फेंकते हैं और क्लोराइड को ब्लड से आपके सेल के अंदर लेके आते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करो, मतलब कि फाइनल रिजल्ट क्या होता है? फाइनल रिजल्ट ये होता है कि अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स आपके किडनी के ट्यूब्यूल्स के अंदर, आपके जब भी बॉडी के अंदर एसिडिटी होती है, तो वो H प्लस को ब्लड के अंदर से निकाल के आपके यूरिन के अंदर फेंकते हैं। सिंपल बात। दूसरी बात आपने ये कहना है कि ये आपके बाइकार्बोनेट को आपके सेल्स के अंदर से आपके ब्लड के अंदर लेके आते हैं, ठीक हो गया? तीसरी बात आपने ये कहनी है कि ये पोटाशियम को भी किडनी के ट्यूब्यूल से निकाल के, ये क्या कर रहा है? ये किडनी का ट्यूब्यूल है बच्चों, ये पोटाशियम कहाँ है? ये किडनी का ट्यूब्यूल है, इधर से निकाल के ये ब्लड के अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक हो गया? अब अगर फॉर एग्जांपल मेरा बाप लोगों से क्वेश्चन है, अगर किसी बंदे के अंदर अल्फा इंटरकलेटेड सेल सही तरह काम ना करे, तो क्या आपका एक तरह का ये H प्लस जो होगा, H प्लस, क्या वो किडनी के ट्यूब्यूल्स के अंदर से आपका यूरिन के अंदर जाएगा? H प्लस नहीं जाएगा ना। जब ये नहीं जाएगा तो यही H प्लस आपके ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब यही H प्लस आपकी ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो इसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखेंगे, इसकी वजह से रेनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस देख रहे हैं। ये रेनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस क्यों देख रहे हैं? किडनी के ट्यूब्यूल्स के प्रॉब्लम की वजह से। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? रेनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस। तो बच्चों अल्फा का मतलब क्या है? अगर हम किसी को कहते हैं ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा क्या होता है? अल्फा पहला, अल्फा पहला।
तो आपने कहना है रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 के अंदर, फर्स्ट के अंदर अल्फा सेल का प्रॉब्लम होता है। याद करने का तरीका, रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 के अंदर किसका प्रॉब्लम होता है? अल्फा सेल का प्रॉब्लम होता है। क्लियर हो गया जी? अब हम आगे चलते हैं। आगे मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चों कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अभी आपको इतना, ये सिंगल सिंगल लाइन बातें हैं जिसके कंसेप्ट क्लियर है, यकीन करो अब आपको पढ़ने का मजा आ रहा होगा। मैं कह रहा हूं अब आप लोगों को डॉक्टर वाली फीलिंग आएगी। ठीक हो गया? ये आप लोगों को बड़ी बड़ी लेवल की जो डॉक्टर वाली फीलिंग होनी है ना, वो इंशाल्लाह आप लोगों को आना शुरू हो जानी है। अब देखें, और भाई पोटाशियम का लेवल क्यों ज्यादा होगा यार? आप ये खुद देखो ना बच्चे, ये क्या काम करता है? ये मैंने अभी तो आपको बताया कि अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स आपका एक तरह का पोटाशियम को आपका ये ब्लड के अंदर लेके आता है। जब H प्लस आपका किडनी के ट्यूब्यूल्स के अंदर जाता है ना, तो पोटाशियम को सेल के अंदर लेके आता है। फिर पोटाशियम सेल से कहाँ आता है? ब्लड के अंदर आता है। जब अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स काम ही नहीं कर रहा, तो ना तो फिर एक तरह का H प्लस रिलीज होगा, और एक तरह का, और ना ही पोटाशियम आपके किडनी के ट्यूब्यूल से आपके सेल के अंदर आएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें, ये इसका मैकेनिज्म है। ये एक तरह का बच्चे, इसका क्या एक तरह का मैकेनिज्म है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें आप, आपको लग सारा पता जाएगा कि यहाँ पे अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स के अंदर क्या लिखा है। यहाँ पे एटीपी जहाँ पे है वो क्या है? H प्लस को ये किडनी के ट्यूब्यूल्स के अंदर डाल रहा है, पोटाशियम को ये किडनी के ट्यूब्यूल्स के अंदर, ये सेल के अंदर, और सेल से ब्लड के अंदर लेके आ रहा है। इसको थोड़ा सा गौर करें बच्चों, एक मिनट एक मिनट, टेंशन नहीं लेनी यार आप। अब हमने जो चीजें याद करनी है, कंसेप्ट से याद करनी है। कोई बच्चा पूछे उसको फट जवाब देना, लोगों को पता लगे कि हाँ जी पढ़ रहे हैं हम। ठीक है? ये क्या, ये H प्लस कहाँ जा रहा है बच्चे? ये आपका किडनी के ट्यूब्यूल्स के अंदर जा रहा है। और ये पोटाशियम कहाँ आ रहा है? ये आपका बच्चे सेल के अंदर आ रहा है। यही पोटाशियम फिर कहाँ जाएगा? ये आपके ब्लड के अंदर जाएगा। मतलब कि अगर अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स काम करे, तो ये H प्लस को ब्लड के अंदर फेंकेगा, और पोटाशियम को आपने, सॉरी, अल्फा इंटरकलेटेड अगर ये काम करे तो H प्लस को यूरिन के अंदर फेंकेगा, और पोटाशियम को ब्लड के अंदर फेंकेगा। लेकिन अगर ये काम नहीं कर रहा, तो H प्लस को ना तो ये जनाब यूरिन के अंदर फेंक सकता है, जिसकी वजह से H प्लस का लेवल आपके ब्लड के अंदर बढ़ गया, जिसकी वजह से एसिडोसिस हो गई। और दूसरा पॉइंट ये कि पोटाशियम आपके किडनी के ट्यूब्यूल से आपके ब्लड के अंदर नहीं आएगा, बल्कि पोटाशियम आपके यूरिन के अंदर जाएगा, जिसका जो फाइनल और एंड रिजल्ट होगा वो ये होगा कि आपके ब्लड के अंदर पोटाशियम का लेवल कम हो जाएगा। हम समझ आ गई है? कोई ऐसा सिंगल बच्चा जिसको इन कॉन्सेप्ट की समझ नहीं है, इन पॉइंट की समझ नहीं, बंदा क्वेश्चन पूछ सकता? शाबाश एनीवन जी। अल्फा 1, तो आपने कहना है कि एक तरह का रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1। तो यहां पर आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर क्या होता है? रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 के अंदर क्या प्रॉब्लम है? अब देखें बच्चों, यहाँ पे अभी हम सारा कुछ पढ़ते हैं, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। अब इसके बाद क्या होता है? जब आपकी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल एसिडोसिस आपके ब्लड के अंदर है, तो यूरिन के अंदर क्या होगा? यूरिन के अंदर, शाबाश, यूरिन अल्कलोसिस होगा। और ये बात लिख लें, जिस बंदे का भी यूरिन अल्कला होती अल्कलोटिक यूरिन होता है ना, उसके अंदर कैल्शियम किडनी स्टोन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। क्या होता है? एक तरह का कैल्शियम किडनी स्टोन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं बच्चों। अब हम ये सारी बातें जो इधर पढ़ी हैं, मैं एक बार आपको इधर से रीड करवाता हूँ, आपने वो देखना है कि सारा कुछ सेम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल बातें लिखी हुई हैं, मेन है कंसेप्ट की बात। ठीक है बच्चों? अब देखें कि यहाँ पे क्या है। आपने कहना है इनएबिलिटी ऑफ अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स टू सेक्रीट H प्लस, सही तरह ये सेक्रीट नहीं कर सकता। पहले नंबर पे आपने कहना है कि इनएबिलिटी टू अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स टू सेक्रीट सेल्स, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहना है कि एक तरह नो न्यू बाइकार्बोनेट इज जनरेटेड, नए बाइकार्बोनेट जनरेट नहीं हो रहे, जिसके नतीजे में मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखेंगे। भाई मैंने यही बताया, इतने इंग्लिश से लिखा है, मैं तो उर्दू च दस दिता है। ठीक है? उसके बाद आगे बताएं, यूरिन की पीएच क्या होगी? यूरिन की पीएच क्या होगी? अल्कालोसिस। तो ये क्या, मोर देन 5.5, तो ये क्या है? अल्कालोसिस में। यूरिन के लिहाज से क्या है? ये ज्यादा है, मतलब के, ठीक है, 4 से 4.5 टू 5.5। ठीक हो गया? ये आपने कहना है। अब क्या ये 5.5 से ऊपर है, तो ये क्या जा रही है? अल्कली यूरिन जा रहा है। उसके बाद आगे देखें, सीरम पोटाशियम क्या है? कम। सीरम पोटाशियम आपका कम। कॉजेज आपने ना भी याद करो, कोई मसला नहीं, आज तक एग्जाम के अंदर कॉजेज नहीं पूछे कि क्या कॉज है। ये सारा कुछ पूछ के वो कह सकते हैं कि हाँ जी जनाब क्या हो रहा है। एसोसिएशन, हाई रिस्क ऑफ कैल्शियम फास्फेट किडनी स्टोन। ठीक है? हाई यूरिन पीएच, हाई बोन टर्नओवर रिलेटेड टू बफरिंग। आपने कहना है कि जितनी ज्यादा पीएच ज्यादा होगी, उतने ज्यादा किडनी के स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ, एक बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बताए, मजा आ रहा है पढ़न का? है डॉक्टर वाली फीलिंग आ रही है कि हाँ डॉक्टर डॉक्टर लग रहा है यार? है
अब आते हैं आगे। आगे आकर देखते हैं कि हाँ जी जनाब आगे का क्या सीन है और आगे क्या होता है। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, दूसरी बात आपने क्या देखनी है। दूसरी बात हम इजी से दूसरी तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा ऐसा है कि अगर हम ये देखें कि इसको पहला याद करने का तरीका अल्फा, पहला याद करने का तरीका अल्फा, दूसरा याद करने का तरीका अब आपने करना है कि रेनल ट्यूबुलोसिस टाइप 2 क्या होता है और रेनल ट्यूबुलोसिडोसिस टाइप 4 क्या होता है। रेनल ट्यूबुलोसिस टाइप 3 होता ही नहीं है। अब हम आते हैं रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4। एक बार इसको देखें, क्योंकि हम एक एरिया के ऊपर है ना, उस एरिया को पहले कवर कर लें। बच्चों अगर फॉर एग्जांपल आपको ये बात का पता चले, एक मिनट जी, ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, ये लूप ऑफ एनले 2, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल 3 और चौथा ये। आपने कैसे याद करना है? याद करने का तरीका क्या करना है? आपने कहना है नेफ्रॉन का चौथा पार्ट, नेफ्रॉन का चौथा पार्ट, जो नेफ्रॉन का चौथा पार्ट होगा उसके अंदर प्रॉब्लम होगा तो रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4 होगा। आई समझ के नहीं आई? यानी कि आपने कहना है कि, या आप ये याद कर लो कि रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस कितनी तरह की होती हैं। आपने कहना 4 तरह की होती हैं। फोर्थ क्या है? सबसे लास्ट है। और नेफ्रॉन का जो सबसे लास्ट पार्ट उसका नाम क्या है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। आई समझ की नहीं आई? आपने कहना फोर्थ क्या है? लास्ट है। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन का क्या पार्ट है? लास्ट है। तो आपने कहना कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम होगी वो कहाँ होगी? कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर होगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हम देखते हैं। बच्चों एल्डोस्टेरोन का मैकेनिज्म कौन बताएगा? एल्डोस्टेरोन का मैकेनिज्म क्या? शाबाश। कौन सा बच्चा बताएगा कि एल्डोस्टेरोन का मैकेनिज्म क्या होता है? एल्डोस्टेरोन का मैकेनिज्म क्या होता है? शाबाश। कौन बताएगा? कौन बताएगा? जल्दी करें, जल्दी 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 जल्दी। कोई बच्चा यस माइक सर। ऑन करके बता दे। सर हाँ एल्डोस्टेरोनिज्म जो है कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एक्ट करता है और ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और पोटाशियम को एक्सक्रीट करवाता है कलेक्टिंग डक्ट से। और ओके। साथ में मतलब कि जब पोटाशियम एक्सक्रीट होगा तो हाइड्रोजन की भी एक्सक्रीशन होगी। तो इस तरह से अगर हाइड्रोजन इसकी भी हो जाए एक्सक्रीट होगा, रेजिस्टेंस वेरी गुड। हाँ हाँ। अब देखो और या ये फॉर काम एग्जाम्पल ना आपने, करे, हाँ, आवाज या आ रही है? ये काम ना करे तो यस सर, अगर मतलब कि इसकी या तो कमी हो जाए एल्डोस्टेरोन की या रेजिस्टेंस हो जाए, उस कंडीशन में फिर हमारे जिस्म के अंदर पोटाशियम का लेवल बढ़ जाएगा, फिर वो एक्सक्रीट नहीं हाँ। होगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल एल्डोस्टेरोन ये काम करता है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन ने ये काम किया कि ये सोडियम को ब्लड के अंदर लेके आया, पोटाशियम और H+ को ब्लड से बाहर फेंका। अगर किसी बंदे के अंदर एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर की रेजिस्टेंस हो जाती है, तो मुझे ये बताओ कि जब आपके रिसेप्टर की रेजिस्टेंस हो जाती है बच्चों, तो उस कंडीशन के अंदर क्या आपकी बॉडी के अंदर एक तरह का जो सोडियम होगा वो ब्लड के अंदर जाएगा? क्या जो पोटाशियम और H+ जो होगा वो आपकी बॉडी से बाहर निकलेंगे? तो इसके नतीजे में आपकी बॉडी के अंदर पोटाशियम का लेवल क्या होगा और H+ का लेवल क्या होगा? तो जब बॉडी के अंदर H+ ज्यादा है तो क्या है? एसिडिक है। और इसके अंदर हम क्या देखते हैं? हाइपरकलीमिया। रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4 वाहद ऐसा है जिसके अंदर आप हाइपरकलीमिया देखते हो। आपने ये कहना है कि ये, अगर किसी को कोई और कंसेप्ट याद नहीं ना रहता, बस इतना याद कर लो कि रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4 वाहद ऐसा होता है जिसमें हम हाइपरकलीमिया देखते हैं, बाकी सब में हाइपोकलीमिया देखते हैं। ये एक सिंगल पॉइंट याद कर लो, ठीक है। ये आप याद कर लोगे, आपके लिए यही मोर देन इनफ है। इसी तरह उसके बाद आगे चले बच्चों। आपने क्या कहा, जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम होता है वो किसके अंदर होता है? आपने कहना है कि या तो एल्डोस्टेरोन काम ही नहीं करता, पहली बात। मतलब कि अच्छा कोई ऐसी डिजीज है जिसके अंदर एल्डोस्टेरोन काम ही ना करता हो? लिडल सिंड्रोम में एल्डोस्टेरोन काम नहीं करता ये नहीं है। लिडल सिंड्रोम के अंदर एल्डोस्टेरोन इस वजह से काम नहीं करता क्योंकि उसके ओवर एक्टिविटी हो जाती है। कौन सी ऐसी डिजीज होती है जिसमें एल्डोस्टेरोन काम ही नहीं करता? सोनिया तेरे तो उम्मीद नहीं सी, शर्म कर। कौन सिंड्रोम में एल्डोस्टेरोन ज्यादा काम करता है? वेरी गुड शानसा बच्चे। आपने कहना होता है कि आपकी एक डिजीज होती है, आपने ये कहना होता है आपका एल्डोस्टेरोन रिलीज कहाँ से होता था? एड्रीनल ग्लैंड से। तो अगर किसी का एड्रीनल ग्लैंड से इतना काम ना कर रहा हो तो क्या एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा? तो उस डिजीज का नाम क्या है जिसके अंदर एड्रीनल ग्लैंड से इतना काम नहीं करता? आपने कहना है एडिसन डिजीज। शाबाश। उसको हम कहते होते हैं एक, आपने कहना प्राइमरी एड्रीनल इनसुफिशियंसी। तो अगर फॉर एग्जांपल कभी भी एग्जामिनर ये कह दे कि आपके पास एक ऐसा बंदा आता है जिसके अंदर प्राइमरी एड्रीनल इनसुफिशियंसी है, ठीक है सर, म्यूटेशन जो हो जाएगी
जब ज्यादा हो जाएगा तो नहीं नहीं, वो और चीज है बच्चे, उसके अंदर वो नहीं है। उसके अंदर तो इस वजह से कम है क्योंकि उसका लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है, उसका लेवल बढ़ा हुआ है ना, क्योंकि आपका, लेकिन अगर किसी बंदे के अंदर एल्डोस्टेरोन काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब है वो एड्रीनल इंसुफिशियंसी, और वो प्राइमरी एड्रीनल इंसुफिशियंसी है। और उसी एड्रीनल इंसुफिशियंसी को हम क्या कहते हैं, एडिसन डिजीज कहते होते हैं। अब अगर एक बंदा उसके अंदर एडिसन डिजीज है, एल्डोस्टेरोन काम ही नहीं कर रहा, तो क्या सोडियम ब्लड के अंदर जाएगा, पोटेशियम आपका बाहर निकलेगा, H+ आपका बाहर निकलेगा नहीं। दूसरी बात, अगर किसी बंदे के अंदर एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर की वैसे ही रेजिस्टेंस हो गई है तो भी हम नहीं देखेंगे। ठीक हो गया। तो आपने ये कहना होता है कि इसके नतीजे में क्या होगा कि आपका, फॉर एग्जांपल, ये हमने देखा, और जब ये एक पॉइंट आपको पता चल गया, ठीक हो गया। इसके अंदर रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4 के अंदर जो पोटाशियम का लेवल क्या होगा, वो ज्यादा होगा या कम होगा, पोटाशियम का लेवल ज्यादा हो गया। तो जब आपका पोटाशियम का लेवल ज्यादा हो गया, ठीक हो गया, तो अगर फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसी डिजीज देखते हैं जिसके अंदर एल्डोस्टेरोन सही तरह काम नहीं कर रही, एल्डोस्टेरोन पैदा ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या देते हैं बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल आपने ये याद रखना है कि इसके अंदर जो आपकी एक तरह का, जो फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा ये पूछे कि हाँ जी जनाब इसके कॉजेज क्या है रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4 के, तो हमने क्या कहना है, एक तो वो जिसके अंदर एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, ठीक हो गया। दूसरा, दूसरा और क्या कॉज हो सकता है, डायबिटीज के अलावा, डायबिटीज, ठीक है, एस इनहिबिटर्स आपके एल्डोस्टेरोन को पैदा होने के से रोकते हैं, ठीक है। देखो एल्डोस्टेरोन पैदा होता है दो तरह से, एल्डोस्टेरोन कितने तरह से पैदा होता है, दो तरह से, ये मैं थोड़ी सी डिटेल में जा रहा हूँ, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है। एल्डोस्टेरोन कितने तरह से पैदा होता है, दो तरह से। फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन करेंगे एल्डोस्टेरोन है, ये जनाब आपका इधर से ये पैदा होना था, इसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जो किडनी वाला, जिसको हम कहते हैं रास मैकेनिज्म, क्या कहते हैं, एक तरह का रास मैकेनिज्म। दूसरा रास्ता है जो आपने कहना है ब्रेन वाला, क्या कहना है, एक तरह का ब्रेन वाला, जिसको हम कहते हैं कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन पहले पैदा होता है। अब आपने अपने काम के लिहाज से जो चीजें याद करनी है वो क्या है, अगर फॉर एग्जांपल रास मैकेनिज्म की जो एंड प्रोडक्ट थी वो क्या थी, रास मैकेनिज्म की जो एंड प्रोडक्ट थी वो क्या थी, एंजियोटेंसिन 2। और एंजियोटेंसिन 2 क्या काम करता था, आपकी बॉडी के अंदर एल्डोस्टेरोन को पैदा करता था। अगर किसी बंदे के अंदर रेनिन ही नहीं पैदा हो रहा तो क्या आपका एंजियोटेंसिन 2 पैदा होगा, तो क्या एल्डोस्टेरोन पैदा होगा। तो आपने कहना कि हो सकता है कि अगर किसी बंदे को रेनिन का मसला हो, रास मैकेनिज्म ही नहीं चल रहा, नंबर 1, ठीक है, उस वजह से हो सकता है। नंबर 2, आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि देखें एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, आपका एक तरह का फॉर एग्जांपल पैदा करता है। आपका एंजियोटेंसिन 2 किससे बनता है, एंजियोटेंसिन 1 से। तो आपका एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 को बनाता है। वैसा कौन सा एंजाइम है जो कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर तब्दील करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब देखिए कि अगर कोई बंदा ऐसी मेडिसिन ले रहा है जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को वैसे ही ब्लॉक कर देती है, तो क्या आपका एंजियोटेंसिन 2 बनेगा। जब एंजियोटेंसिन 2 बना ही नहीं तो क्या रास आपका एल्डोस्टेरोन बनेगा। पाकिस्तान के अंदर हजारों हम बंदे हैं जिनको हम देते होते हैं क्या, एक तरह का कैप्टोप्रिल, लिजानोप्रिल, ये वाली, ठीक है, एस इनहिबिटर्स जिसको हम कहते हैं, तो ये भी इसकी वजह से भी नहीं बनेगा। दूसरी बात, एंजियोटेंसिन 2 जो है, एंजियोटेंसिन 2 जो है, ये इसके स्पेसिफिक जगह पे रिसेप्टर्स हैं तो ये जाके काम करता है। फॉर एग्जांपल ब्रेन के अंदर ये जाके आपके एंटीडायरोटिक हार्मोन के रिसेप्टर्स हैं, वहां पे से एंटीडायरोटिक हार्मोन को रिलीज करता है। किडनी के अंदर से जनाब आपका एल्डोस्टेरोन के ऊपर रिसेप्टर्स हैं उनको रिलीज करता है। अगर फॉर एग्जांपल हम एंजियोटेंसिन 2 के जहां पर ये रिसेप्टर्स हैं उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें तो क्या एंजियोटेंसिन 2 काम कर सकेगा। तो उसके लिए हम क्या मेडिसिन देते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये भी पाकिस्तान के अंदर मिक्सचर के अंदर, जिसके घर के अंदर ब्लड प्रेशर का मसला पेशेंट है ना, आप देखिएगा वो एमोडिप और वेल्सार्टन का मिक्सचर देते होते हैं ड्रग का। जिनका ब्लड प्रेशर रहता है ना 160 तक या 160 से अबव, वो कहता है कि ये मिक्सचर लो। अब उसके अंदर ये बहुत फायदा होता है। अब ये वल्सार्टन क्या काम करती है, ये वल्सार्टन जो होती है वो आपकी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। तो बात करने का मकसद क्या है कि किस किस कंडीशन के अंदर एल्डोस्टेरोन आपकी बॉडी के अंदर कम हो सकता है। आपने कहना है या तो वो फैक्ट्री या वो जगह जहां से एल्डोस्टेरोन पैदा होता है वही तबाह हो जाए, और वो क्या है, एड्रीनल ग्लैंड है। अगर एड्रीनल ग्लैंड ही तबाह हो गया तो आपका एल्डोस्टेरोन पैदा नहीं होगा, और उस डिजीज को हम क्या कहते हैं, एड्रीनल इंसुफिशियंसी, नंबर 1। नंबर 2, जो एल्डोस्टेरोन को पैदा करवाते थे फैक्टर वो ही कम हो जाए।
एल्डोस्टेरोन को पैदा करवाने वाले फैक्टर कौन थे? रास मैकेनिज्म। अगर रेनिन ही आपका पैदा ना हो तो एल्डोस्टेरोन पैदा नहीं होगा। अगर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ही आपका इनहिबिट हो जाए तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा और आपका रास मैकेनिज्म, आपका एक तरह का एल्डोस्टेरोन पैदा नहीं होगा। अगर एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर ही ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा? आपने कहना है फिर भी आपका एल्डोस्टेरोन पैदा नहीं होगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई किसी एक सिंगल बी पॉइंट के बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, शाबाश। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल और क्या हो सकते हैं? कोई ऐसी ड्रग्स हैं जैसा कि एंटीबायोटिक्स, ट्राइमेथोप्रीम, सल्फामिथोक्साजोल, नेफ्रोपैथिक ड्रग्स, ये भी आपके एक तरह का इफेक्ट करती हैं। तो बच्चों एग्जाम के अंदर आपने जो पॉइंट याद रखना है ना, वो सिर्फ आपने ये याद रखना है कि आपके पास एक पेशेंट आता है जिसके अंदर एसिडोसिस है, उसके अंदर हाइपरकलीमिया है, हाइपरकलीमिया आ गया है ना और एसिडोसिस आ गया है। आंखें बंद करके बच्चों एनसेड आपकी नेफ्रोटॉक्सिक होती है, पैथो के अंदर आपने जाना, आंखें बंद करके, लेकिन अभी भी इतनी भी आंखें नहीं बंद करनी क्योंकि अभी लास्ट एक रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 है, उसके अंदर अभी हमने कुछ चीजें दिखनी है, उसके अंदर आपको क्या होता है आपने कहना है कि ये क्या है कि अगर किसी के अंदर हाइपरकलीमिया, आपने कहना ये रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4 है, सिंपल। तो ये क्या है? हाइपो एल्डोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर इंटेगोनिस्ट, हाइपरकलीमिया आपको पता लग गया। H प्लस कहाँ जाएगा? ये जनाब आपने कहना है कि हाँ जी जनाब एक्सक्रीशन इसकी कम होगी। आगे क्या है? पीएच जो होगी वो जनाब इसके अंदर क्या होती है? 5.5 से कम हो सकती है या थोड़ी सी आगे पीछे भी हो सकती है, मसला नहीं है। सीरम पोटाशियम आपका ज्यादा होगा, कॉजेज आप पे यहाँ सारे डिस्कस हैं, ये हमने पढ़ लिया, ठीक हो गया बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए सारे के सारे। अब रह गया रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप आपकी 2 कि ये क्या होता है। यहाँ पर देखिए मुझे पता है ये ना कुछ बच्चों के लिए मुश्किल होगा समझना, लेकिन यार एक सिंपल सी बात है बच्चों, ये वो चीजें हैं जो हर बच्चा नहीं समझ सकता, और मैं लिटरली एक बात कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को ये समझ आ रही है ना, ये वाले ये एसिडोसिस, अल्कालोसिस, ये फॉर एग्जांपल लीडल सिंड्रोम, फेंकोनी सिंड्रोम, बार्कर सिंड्रोम, उसके बाद जिटलमैन सिंड्रोम, इसका मतलब है आपको अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा दिमाग दिया हुआ है और आप बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें याद कर सकते हो। मतलब एनएलई शैनएलई ये ਤੁਹਾਡੇ के कोई शै नहीं हैगी, आप लोग आराम सुकून से निकाल लोगे एनएलई, ठीक है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, बल्कि एनएलई आपकी वजह से टेंशन लेगा कि हाँ जी जनाब क्यों हो रहा है। तो आप लोगों ने एक तरह का जो मेन है वो इसके ऊपर एक्टिवली दिमाग जो है ना वो लगा के कि हाँ जी जनाब ये सारा कुछ हो, ठीक है, तो हमने करना है। अभी मैं तकरीबन यार 6:40 से कंटिन्यूस अभी एक 40 की मिनट की कोई ब्रेक हुई होगी, मैं लगातार पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक हो गया। अब आप लोगों को माशाल्लाह लगा हुआ हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मुझे उम्मीद है कि ये ना अच्छा अच्छा रिजल्ट भी आएगा, सारी कुछ चीजें जो होंगी वो बहुत पॉजिटिव होंगी, ठीक है। आगे देखें बच्चों, अब हम देखते हैं एक रह गया आपका फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जिसको हम कहते हैं एक तरह का रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2। रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 वो प्रॉब्लम होती है, ये पुछ देंगे, वो इधर नहीं होती, वो दूसरी जगह होती है। हाँ अच्छा, रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 ये होती है, आपने ये कहना है। यहाँ पर बच्चे एक चीज लिखी थी, कहाँ गया यार फेंकोनी सिंड्रोम, जो पूछा गया था कि फेंकोनी सिंड्रोम क्या है, तो मैंने कहा था कि 1 मिनट बस रुक जाए बच्चों, किधर था फेंकोनी 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 जी, 1 मिनट जी, 1 मिनट जी, 1 मिनट जी, 1 मिनट जी, 1 मिनट, ये देखें जी, यहाँ पे लिखा है प्रोक्सिमल रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। तो आपने जब पूछा तो मैंने कहा कि बड़ा थोड़ा सब्र करें, अभी उसको उधर जाकर डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, प्रोक्सिमल रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हम इसको इस वजह से कहते हैं कि अगर किसी बंदे के अंदर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स काम नहीं कर रही, ठीक है, तो क्या आपका फॉर एग्जाम्पल बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब होगा? ये बता दें मुझे, क्या आपका बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब होगा? क्या पोटाशियम आपका रीअब्सॉर्ब होगा? तो जब ये नहीं रीअब्सॉर्ब होगा तो बाइकार्बोनेट कहाँ जाएगा? यूरिन में गया। पोटाशियम आपका कहाँ गया? यूरिन में गया। और उसके बाद आपने कहना है कि जब पोटाशियम भी यूरिन में गया, जब बाइकार्बोनेट भी यूरिन में गया, तो पोटाशियम का लेवल आपकी बॉडी के अंदर कम हुआ। जब बाइकार्बोनेट यूरिन के अंदर जा रहा है तो बॉडी के अंदर एसिडोसिस हो रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी भी इंसान के अंदर आप रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस देखते हो पीसीटी के ना काम करने की वजह से, उसको आप कहते हैं रेनल ट्यूबुलर टाइप 2। क्या कहते हैं? एक तरह का टाइप 2, उसको आप ये कहते हो। दूसरा थोड़ा सा जो पॉइंट है बड़ा गौर करने वाला है वो ये है बच्चों, मैं अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़ा बड़ा मजे की बात है जब भी हम डिस्कस करने लगे, वो क्या है देखें। फॉर एग्जाम्पल आपके कितने परसेंट जो होती है बाइकार्बोनेट इधर से रीअब्सॉर्ब होती है? 67 to 70%।
ठीक है, बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब होती है। अब इतनी ज्यादा अल्कली आपकी कहाँ गई? यूरिन में गई। जब इतनी ज्यादा अल्कली आपकी यूरिन में गई, मतलब कि 70% जो अल्कली है वो आपकी यूरिन में चले गई है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एसिडोसिस हो गई। हम ये कह सकते हैं ना कि आपकी बॉडी के अंदर तो फिर बहुत ज्यादा एसिडोसिस हो गई। तो जब आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एसिडोसिस हो गई है, तो यही जो एसिडिक बॉडी होगी, जब ये जनाब आपका ब्लड कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर पहुंचेगा, तो मुझे ये बताओ कि कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एक चीज होती थी जो ये कहती थी कि अगर एसिडिक ब्लड है तो मैं कुछ करूंगा। वेरी गुड, अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स। तो आपने ये कहना है कि अब देखें कि इसकी वजह से जो एसिडोसिस हुई हुई है, जो अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स जो कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर मौजूद है, वो ये कहेंगे कि H प्लस को बाहर फेंको, H प्लस को बाहर फेंको। जब वो H प्लस को बाहर फेंकेंगे तो एसिडोसिस थोड़ी सी कम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये मुकम्मल तौर पर 100% ये ठीक नहीं कर सकती। वजह क्या है? ओ भाई, पहले 70% एसिडोसिस है, वो उसको कंपनसेट करेगी, थोड़ा बहुत करेगी, मुकम्मल तौर पर कंपनसेट नहीं कर सकती। ये आपने कहना है। आपने कहना है ये कंपनसेट करती है लेकिन 100% कंपनसेट नहीं कर सकती, क्योंकि 70% बेस जा चुका है बाहर। ये मेन वजह है। तो इसकी वजह से हम कौन सा देखेंगे? रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2। अब हम यहाँ पे सारी जो चीजें हैं वो अभी आपको खुद ही आएंगी, आपने मुझे बताना है कि ये क्यों है। देखें बच्चों, सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि डिफेक्ट इन पीसीटी बाइकार्बोनेट, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, हाई एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट इन यूरिन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्लियर हो गया? इन लाइंस का पता लग गया कि ये क्या? ओके जी। इन लाइंस का पता, ओके गुड हो गया। यूरिन कैन बी एस्टिफाइड बाय अल्फा इंटरक्लेटेड सेल्स इन कलेक्टिंग डक्ट बट नॉट इनफ टू ओवरकम हाई बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन। क्या लिखा है? वो ये कह रहा है यार, जिसका माइक ऑन है, अच्छा, वो ये कह रहा है कि वो एक तरह का कंपनसेट करने की कोशिश करता है लेकिन मुकम्मल तौर पर कंपनसेट नहीं कर पाता। उसने इसमें ये बात की है, शायद इस शेर में ये कहना चाह रहा है। ठीक हो गया? आगे देखें जी। आगे देखो कि फॉर एग्जांपल के लो होगी जनाब आपके अंदर, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो यूरिन पीएच होगी वो क्या होगी? लो होगी। when plasma bicarbonate below reduce resorption threshold, high when filtered bicarbonate exceed resorption threshold। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर आपने ये कहना है, अब आप थोड़ा सा खुद देखो, जो यूरिन की पीएच है, आपने कहना है इसकी यूरिन की पीएच हम दोनों तरह की देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? एक तरह की, दोनों तरह की देख सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जब किसी भी इंसान के अंदर पीसीटी काम नहीं कर रहा तो बाइकार्बोनेट कहाँ है? आपका यूरिन के अंदर जा रहा है। जब बाइकार्बोनेट आपका यूरिन के अंदर जा रहा है तो जो पीएच होगी यूरिन की वो क्या होगी? अल्कली होगी। कंसेप्ट गौर करना है, थोड़ा गौर करना है। जब ये अल्कली हो गई और बॉडी क्या है? एसिडिक है। जब बॉडी एसिडिक है तो उस वक्त अल्फा इंटरग्लेटेड सेल्स एक्टिव होंगे, H प्लस रिलीज होगा। तो H प्लस जो रिलीज हो रहा है तो वो यूरिन को अब क्या कर रहा होगा? अब यूरिन को एसिडिक कर रहा होगा। तो यूरिन की पीएच क्या होगी? एसिडिक भी होगी और बेसिक भी होगी। आपने कहना है यूरिन की पीएच क्या होगी? एसिडिक भी होगी, बेसिक भी होगी। मजा आ रहा है पढ़न दा? ठीक है। तो आपने कहना है कि यूरिन की जो पीएच होगी वो क्या होगी? एक तरह की अल्कली भी होगी और उसके बाद क्या होगी? एक तरह की एसिडिक भी होगी। दोनों तरह की यूरिन की पीएच आप देखोगे। क्यों? आपने कहना है इस वजह से, क्योंकि पहले बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब नहीं होता, यही बाइकार्बोनेट कहाँ जाता है? यूरिन के अंदर जाता है। जब यही बाइकार्बोनेट यूरिन के अंदर जाता है तो अल्कली यूरिन। उसके बाद आपने कहना है कि आपका अल्फा इंटरग्रेटेड सेल्स जो होंगे वो एक्टिव होंगे, H प्लस को यूरिन के अंदर भेजेंगे तो एसिडिक यूरिन। ठीक हो गया? अब आ जाओ जनाब आगे, दूसरे पॉइंट पे देखते हैं। भाई, आपका बाइकार्बोनेट के साथ पोटाशियम 67% आपका पीसीटी से रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है। सारे का सारा पोटाशियम कहाँ गया? यूरिन के अंदर गया। तो पोटाशियम का लेवल क्या होगा? कम होगा। पोटाशियम का लेवल क्या होगा? एक तरह का कम होगा। किस में देख सकते हैं? फैंकोनी सिंड्रोम, सबसे पहले अभी हमने पढ़ा है। मल्टीपल माइलोमा, कार्बोनिक इनहिबिटर्स, हाई रिस्क ऑफ हाइपोफास्फेटीमिया। वो आपको पता है क्यों? और भाई हाई रिस्क क्या है? एसोसिएशन किसके साथ है? आपको पता है कि फैंकोनी सिंड्रोम के अंदर क्या होता था? फैंकोनी सिंड्रोम के अंदर ये होता था कि आपका फास्फेट जो होता था वो ब्लड के अंदर नहीं होता था, ब्लड के अंदर कम हो जाता था। उसके नतीजे में आप क्या कहते होते थे? आपने कहना है कि इसके नतीजे में आप ये कहते होते हैं कि फॉर एग्जांपल कि एक तरह का आपका रिकर्ड्स, उसके बाद बोन मिनरलाइजेशन नहीं होती। तो ये आपको पता होना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश एनीवन जी। क्लियर है?
रेनल पैथो आ गया बच्चों, ये है रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का पार्ट, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। उसके बाद आपका ये आगे इलेक्ट्रोलाइट वाला हमने करना है, ठीक है, इसको हम करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पोटाशियम शिफ्ट वाला ही है। उसके अंदर बच्चों आप देखो हार्मोन्स आपके हो गए हैं, ग्लोमेरुलस आपका हो गया है, रास मैकेनिज्म आपका हो गया है। उसके बाद आपने कहना है फेंकोनी सिंड्रोम आपका हो गया बच्चों। उसके बाद नेफ्रॉन की फिजियो आपकी हो गई है, ग्लूकोज क्लियरेंस आपकी हो गई है, फिल्ट्रेशन आपका हो गया है, रेनल प्लाज्मा फ्लो। उसके बाद ये आपका एक टॉपिक पड़ा है थोड़ा सा फ्लूइड कंपार्टमेंट, मतलब कि दो टॉपिक्स रह गए हैं, फ्लूइड कंपार्टमेंट और दूसरा कौन सा टॉपिक रह गया आपका इलेक्ट्रोलाइट वाला। बाकी आपकी एनाटॉमी, आपकी एम्ब्रियो, आपकी एक एक चीज, कोई सिंगल चीज भी ऐसी नहीं है जो कि हमने छोड़ी हो, कोई सिंगल चीज भी। अब मुझे आप लोगों ने जल्दी सर जीएफआर में डिहाइड्रेशन वाला बता दें, एक मिनट।